हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र। तो जनन तंत्र से रिलेटिव क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं? शुक्र जनन, या अंड जनन, या युग्मक जनन, या उत्पत्ति। तो गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, या गैमेटोजेनेसिस, या जेनेसिस। तो देखो, तो जो हमारा टेस्टिस होता है, यानी नर में क्या होते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस में किसका वो होता है? तो टेस्टिस में शुक्राणुओं का, स्पर्म का निर्माण होता है, और ये क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक। और ओवरी में क्या बनता है? तो ओवरी में बनता है क्या? ओवम, यानी कि ये फीमेल में। तो ये क्या कहलाता है? तो इस ओवरी में ओवम बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंड जनन, oogenesis। और अगर यदि जब अब गैमीट कब बनते हैं? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाइगोट बनेंगे, तो फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा कि जब टेस्टिस एवं ओवरी में किसके युग्मकों के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, कि युग्मक के बनने को क्या कहते हैं? तो युग्मक के बनने को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये कहाँ होती है? तो टेस्टिस यानी वृषण, और ओवरी यानी अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है? कॉर्पस एल्विकेंस, कॉर्पस एंजियोसम, कॉर्पस कैलोसम, या कॉर्पस ल्यूटियम। तो यानी कि ओवुलेशन के बाद हार्मोन्स का सिक्रीशन करने वाली कौन सी संरचना है? तो देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्या? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? जो ग्रेफियन फॉलिकल वो होती है, ठीक। कौन सी? ग्रेफियन फॉलिकल। तो जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है वह क्या होती है कि, यानी कि वह धीरे धीरे क्या होती है? छोटी होती रहती है, जिसको क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्विकेंस कहते हैं, ठीक। और जब ओव्यूलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग के बाद यानी कि क्या होती है? यही ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है, एक छोटी पीली संरचना में परिवर्तित होता है जाती है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो अगर यदि फर्टिलाइजेशन के बाद जो छोटी संरचना बनती है, तो उसको क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्विकन्स। और यदि यदि अंडोत्सर्ग के बाद यानी कि एक छोटी सी पीली संरचना बने, जिसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और किसकी छोटी संरचना बनती है? तो ग्रेफियन फॉलिकल की। ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन। मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है? ऑक्सीटोसिन स्तर का बढ़ना, एलएच स्तर का बढ़ना, या कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, या प्रोजेस्टेरॉन के स्तर का बढ़ना। तो देखो, यानी कि जो फीमेल होती है, फीमेल में एक प्रोसेस होती है, कौन सी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। यानी रजो चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रजो चक्र है, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है,
ट्वेल्व होगा, यहाँ पे एन होगा, है ना। तो जो रजो चक्र होता है, तो रजो चक्र के कितने दिन में? 14वें दिन में। 14वें दिन में क्या होता है कि जो एलएच होता है, कौन? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या होगा, स्तर को बढ़ जाता है, ठीक। तो जब ये स्तर का इसका यानी कि इसमें लेवल बढ़ जाएगा, तो लेवल बढ़ जाने की वजह से ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो ये यानी अंडोत्सर्ग के लिए कौन प्रेरक होता है, तो एलएच स्तर का बढ़ना, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। यानी कि जब एलएच का लेवल बढ़ जाएगा तभी क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है, ठीक। अगला है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का परिपक्वन यानी मैच्योरेशन कहाँ होता है, इपिडिडाइमिस में, या प्रोस्टेट में, या शुक्रवाहिनी में, या उपयुक्त में से किसी में या नहीं। तो तो देखो, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु किस में होते हैं, नर जनन तंत्र में, ठीक। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है कि जो स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, तो वह किस में होता है, तो इपिडिडाइमिस में होता है। किस में होता है, इपिडिडाइमिस में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। और यही इपिडिडाइमिस में ही स्पर्म का क्या हो जाता है, कलेक्शन होता है, उसका संचय होता है, संचय भी यही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या गया, इपिडिडाइमिस गया। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है। तो यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यानी कि सेल के किससे, सरफेस से, यानी कि वो नहीं होता, बाइंड नहीं होता है, टीएसएच या पीटीएच या एफएसएच या टेस्टोस्टेरोन। तो देखो, जो ये टीएसएच है, पीटीएच है और एफएसएच है, ये क्या होते हैं, ये सभी यानी उसकी सेल की सरफेस से बाइंड होते हैं। लेकिन जो अपना टेस्टोस्टेरोन होता है, ये कैसा होता है, यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और इसके जो टेस्टोस्टेरोन के जो अणु होते हैं वह किस में होते हैं, घुलनशील, वसा में घुलनशील होते हैं। सबसे पहले जो टेस्टोस्टेरोन है, ये कैसा है, एक स्टेरॉयड हार्मोन है। और जो इसके अणु होते हैं, तो अणु किस में घुलनशील होते हैं, अणु वसा में घुलनशील होते हैं। तो क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यानी कि ये वसा में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील होने की वजह से क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म के साइटोसॉल में रहते हैं, कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि ये सेल के सरफेस से संलग्न नहीं होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस पे। अगला क्वेश्चन कि कुक्कुट में उष्मायन अवधि कितने दिन की होती है, 11 दिन, 21 दिन, 24 दिन या 31 दिन। तो जो चिक होते हैं, तो चिक में यानी कि जो इनको इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 दिन का, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। और इनके अगर टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर कितना रहता है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है कि इनको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए क्या करती हैं ये पक्षी जो होती हैं, ये खुद से ही अपने पंखों से उसको ढक लेती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अंडे को सेना या हेचिंग ऑफ एग, अंडे को सेना, हेचिंग ऑफ एग, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है, 10, 11, 12 या 13। तो कितनी होती है सोमाइट्स की संख्या। तो देखो, अगर यदि 21 घंटे का चिक है, तो 21 घंटे के चिक के भ्रूण में कितने सोमाइट्स होते हैं, तो दो सोमाइट्स होते हैं। और यदि 24 घंटे का है, तो 24 घंटे के चक्र में जो सोमाइट्स की संख्या है, तो वह कितनी होती है,
तो वह होती है कितनी, 4। और यदि 33 घंटे की है तो 33 घंटे के उसमें कितनी होती है, तो 33 घंटे के चिक में जो भ्रूण की सोमाइट्स की संख्या होती है वह कितनी होती है, तो वो होती है 13। और कंप्लीट के लिए कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 52। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, 13, क्योंकि ये 33 घंटे का पूछा था। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, कि जोनरी अपरा पाया जाता है शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, या दोनों ए और बी में, या पक्षियों में। तो जो जोनरी प्लेसेंटा होता है तो वह किस में पाया जाता है, तो सबसे पहले कि जो प्लेसेंटा होता क्या है। तो देखो, जो प्लेसेंटा है ये कैसा होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो सदृश्य संरचना के समान ही होती है। ठीक। तो ये प्लेसेंटा जो होती है वह करती क्या होती है, तो जो गर्भस्थ शिशु होता है, ठीक, तो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका यानी कि उसको यानी कि माँ से भोजन के लिए, उससे ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए एक माध्यम होता है। यानी प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो गर्भस्थ शिशु होता है वो वहां से भोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन लेता है, और जो यानी कि पदार्थ जैसे मल वगैरह हो गया तो उसी के प्लेसेंटा के माध्यम से ही वह बाहर भेजता है। ठीक। तो जो अगर बात करें कि मानव में, तो मानव में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, तो मानव में कोरियोनिक होता है, मोनोडिस्क्वाइडल होता है, हिमोकोरियल होता है। कौन कौन से, कोरियोनिक होता है, मोनोडिस्क्वाइडल, डिस्क्वाइडल होता है, और हिमोकोरियल। तो शाकाहारी स्तनियों और मांसाहारी स्तनियों में, तो जोनरी प्लेसेंटा होता है, तो जोनरी प्लेसेंटा यानी अधिकांशतः ये किस में पाया जाता है, मांसाहारी स्तनियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ शाकाहारी स्तनियों में भी पाया जाता है, जैसे किसमें, हाथी में। तो हाथी में कौन सा पाया जाता है, तो हाथी में जोनरी प्लेसेंटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, ए और बी दोनों। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हेंसन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं, उभयचर, उभयचर तथा सरीसृप, या पक्षी, या सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी। तो देखो, जब ब्रास्टुला से यानी ब्रास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपन उसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक। तो अगर हेंसन के नोड जो होते हैं वह किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं, तो ये बनते हैं किसके, पक्षी के। अब जो इनका हैंसन नाम है, तो हैंसन ये नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि इसकी खोज की थी, किसने किया था, तो इसकी खोज की थी विक्टर हैंसन ने। विक्टर हैंसन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हैंसन पड़ा था। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, सी नंबर, कि पक्षियों के गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही क्या बनते हैं, हैंसन के नोड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूवर कोशिकाएं पाई जाती हैं खरगोश में, मुर्गे में, मेढक में, या एम्फीऑक्सस में। तो जो रूवर की सेल्स होती हैं वह किस में पाई जाती हैं, तो वह पाई जाती हैं किस में, खरगोश में। तो देखो, जो खरगोश का भ्रूण होता है, तो जो खरगोश के यानी कि एम्ब्रॉय होता है, तो एम्ब्रॉय की जो आउटर लेयर होती है, तो आउटर लेयर की क्या और जो आउटर लेयर होता है, तो आउटर लेयर की ओर क्या होती हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं। यही ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वे एक सरफस का निर्माण करती हैं, तो उसी सरफस को अपन क्या कहते हैं, रूवर सेल्स कहते हैं। ठीक। और ये जो रूवर सेल्स होती है, ये रूवर सेल्स क्या काम क्या करती हैं, तो ये पूरा प्लेसेंटा का काम ही करती हैं, कौन, रूवर सेल्स करती हैं। ठीक। यानी कि प्लेसेंटा की पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, रूवर सेल्स निभाती हैं। तो ये पाई किस में जाती है, खरगोश पे, तो इसका राइट आंसर क्या गया है, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है परिवृद्धि द्वारा, अंतर्वृद्धि द्वारा, या परिवृद्धि तथा अंतर्वृद्धि द्वारा, या डिलेमिनेशन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, तो देखो जैसे अभी हमने बता दिया कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है,
कि जो ब्लास्टुला अवस्था है, तो ब्लास्टुला अवस्था से गैस्टुला अवस्था में यानी रूपांतरण, ये क्या कहलाता है? गैस्टुलेशन कहलाता है। और जो मेढक में गैस्टुलेशन होता है वह किस में होता है? तो जो मेढक में गैस्टुलेशन होता है तो वह किस में परिवृद्धि, अंतर्वृद्धि और अंतर्वलन यानी इन्वोल्यूशन द्वारा पूरा होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, कि जो मेढक में गैस्टुलेशन होता है तो वह कहाँ कहाँ होता है? परिवृद्धि, अंतर्वृद्धि और अंतर्वलन पे। तो इस पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है एक्रोसोम से, ध्रुवीय काय से, शुक्राणु के मध्य भाग से या परिपक्व अंडे से। तो जो फर्टिलाइजिन है, तो फर्टिलाइजिन किससे उत्पन्न होता है? तो जो मैच्योर एग होता है। कौन? तो मैच्योर एग, तो मैच्योर एग से किसका निर्माण होता है? तो मैच्योर एग से ही किसका? फर्टिलाइजिन नामक एक केमिकल का वो सीक्रेट करता है। ठीक, फर्टिलाइजिन ये मैच्योर एग से होता है। और स्पर्म के द्वारा, तो स्पर्म के द्वारा क्या बनता है? तो स्पर्म के द्वारा बनता है क्या? एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या पूछा था? फर्टिलाइजिन, तो फर्टिलाइजिन किससे बनता है? मैच्योर एग से, परिपक्व अंडे से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है? सूक्ष्म नलिका की, सूक्ष्म फिलामेंट की, या तंतु नलिका की, या तारक केंद्र की, सेंट्रियोल की। तो देखो, जो अपना स्पर्म होता है, स्पर्म कुछ इस प्रकार से होता है, ये मध्य भाग और यहाँ पे टेल होती है। तो यानी कि ये तीन उसमें डिवाइड रहता है, किसमें? हेड में। और ये इसका क्या कहलाता है? मध्य भाग कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? ये पूंछ कहलाती है क्या? टेल। ठीक, तो जो इसका मध्य भाग होता है, तो मध्य भाग किसका बना होता है? तो इसका मध्य भाग बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। और जो इसकी पूंछ होती है, तो पूंछ किसकी बनी होती है? सेंट्रियोल की। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, क्योंकि पूछा क्या था कि जो पूंछ होती है वह किसकी बनी होती है? तो सेंट्रियोल की बनी होती है। ठीक, और यही पूंछ के माध्यम से ही स्पर्म में जो गतिशीलता आती है ना, मोटेलिटी, तो वह किसके माध्यम से आती है? तो ये पूंछ के माध्यम से ही वो गति करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि इसमें से कौन सी जोड़ी सही है? सूक्ष्म पीत के अंडे जो होते हैं डिप्नोआई के होते हैं, क्या संपीत की अंडे व एम्फीबिया के होते हैं, या जो मध्य पीत की अंडे हैं वह पक्षी के, या केंद्र पीत की अंडे कीट के। तो देखो, जो माइक्रोलेसिथल होता है, तो माइक्रोलेसिथल टाइप के एग जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किसमें? फ्लैटवर्म पे, और जो समुद्री आर्थ्रोपोड्स होते हैं, किसमें किसमें? जो फ्लैटवर्म होते हैं उसमें, और समुद्री आर्थ्रोपोड्स पे। तो ये तो गलत हो गया। जो डिप्नोई है, डिप्नोई में ये तो पाया नहीं जाता, ये लंगफिश कहलाती है। ठीक, लेकिन फिर क्या है? होमोलेशिथल संपीतकी अंडे। तो जो संपीतकी अंडे होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? तो ये सी आर्चिन हो गए, और एम्फिओक्सस में, और ट्यूनिकेट्स में। किस में? जो समुद्री आर्चिन होते हैं, और किस में? एम्फिओक्सस में, और ट्यूनिकेट्स में। तो एम्फीबिया ये भी गलत हो गया। ठीक, जो मध्य पीत की होता है, मीसोलेसिथल, तो मीसोलेसिथल जो अंडे होते हैं वे किस में होते हैं? तो जो ये मीसोलेसिथल अंडे होते हैं ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं किस में?
लंग फिश में हो गए, फ्रॉग में हो गए, और जो टोड्स होते हैं, लंग फिश, फ्रॉग, मेढक और टोड्स। और जो केंद्र पीत की सेंट्रोलेसिथल एग होता है, तो सेंट्रोलेसिथल टाइप के एग किस में पाए जाते हैं, तो इंसेक्ट में ही पाए जाते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि कौन सी जोड़ी सही है, तो डी नंबर सही है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, डी नंबर। ये सभी अंडे के टाइप हैं कि सूक्ष्म पीत की अंडे, समपीत की अंडे, मध्य पीत की अंडे, केंद्र पीत की अंडे। ये किसके आधार पे, जो यॉक सेक होता है, तो यॉक सेक के आधार पे ही इनको डिवाइड किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे कहते हैं ब्लास्टुला, गैस्टुला, मारूला या न्यूरुला। तो क्या कहते हैं उसको, तो देखो क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जब जाइगोट होता है, ठीक, तो जाइगोट में लगातार क्या होते रहते हैं, सूत्री विभाजन होते रहते हैं। तो सूत्री विभाजन जो होता है तो उससे क्या बनते हैं, क्लीवेज कहते हैं उसी को। ठीक, तो जब निषेचन हुआ तो निषेचन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बने, और जाइगोट में जब चौथे विदलन के पश्चात क्या होता है कि 16 से जब 32 कोष की ठोस संरचना बन जाती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मारूला कहते हैं। ठीक, और ये जो मारूला होता है ये किसके समान दिखाई देने लगता है, तो मारूला जो होता है वह छोटे शहतूत के समान दिखाई देने लगता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि जो कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे क्या कहते हैं, मारूला कहते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि मारूला कैसे दिखता है, तो यह छोटे शहतूत के समान दिखता है, छोटे शहतूत के समान। और फिर इसके बाद क्या होता है, मारूला के बाद कौन सी अवस्था आती है, मारूला के बाद आती है ब्लास्टुला आती है। और ब्लास्टुला को क्या कहते हैं, तो गोले की अवस्था यानी खोखले गोले की अवस्था को क्या बोला जाता है, तो ब्लास्टुला, खोखले गोले की अवस्था। तो खोखले गोले की अवस्था को क्या बोला जाता है, ब्लास्टुला बोला जाता है। और फिर ब्लास्टुला के बाद क्या आ जाता है, ब्लास्टुला के बाद सीधे गैस्टुला आ जाता है, और इसी को ब्लास्टुला से गैस्टुला आने में उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन बोलते हैं। ठीक, और जो खोखले गोले की अवस्था है तो स्तनधारियों में इसी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या, ब्लास्टोसिस्ट, इसमें स्तनधारियों में। ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को कहते हैं। तो गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, या संसेचन, या रोपण, या अपरन्यास। तो क्या कहते हैं, तो देखो क्या होता है कि जब गर्भाशय भित्ति में यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो इस पे अपना राइट आंसर जाना चाहिए क्या, इम्प्लेनेशन। इम्प्लेनेशन होता है मतलब रोपण हो जाता है। रोपण ये कैसे, देखो जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। फिर यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे जब क्या होता है कि यानी कि म्योसिस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट में क्या होते हैं कि यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, क्लीवेज बनते हैं। फिर क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में यानी कि इससे क्या होता है कि क्लीवेज में यानी कि क्लीवेज के चौथे विलयन में क्या होता है कि वही 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, मारूला बोलते हैं। फिर मारूला से क्या होता है कि ब्लास्टुला बनता है। और ब्लास्टुला से क्या होता है कि जो इसमें यह एक खोखले गुहे के समान होती है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वह क्या करती है कि गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाती है।
यही ब्लास्टुला क्या हो जाती है, गर्भाशय की स्थिति में स्थापित हो जाएगी, वॉल में उसमें यानी कि बाइंड कर लेगी उसको, और वहीं पे स्थापित हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रोपड़ कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस पे अपना राइट राइट आंसर क्या आ जाएगा कि ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को क्या कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को इम्प्लांटेशन कहते हैं, रोपड़ कहते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा क्या, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि भ्रूणी विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाएगी, मारूला कहलाएगी, ब्लास्टूला कहलाएगी, या गैस्ट्रूला कहलाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है कौन सी, ब्लास्टूला। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा इस पे, बी नंबर। और सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, मारूला, फिर ब्लास्टूला, फिर ग्लैस्टूला। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि यूथेरियन स्तनधारी होते हैं। तो जो यूथेरियन स्तनधारी होते हैं वे कैसे होते हैं, अंडे देने वाले, या बच्चे देने वाले, या अंड जरायुज, या अंडे व बच्चे देने वाले। तो जो यूथेरियन वाले होते हैं वह यूथेरियन वाले कैसे होते हैं, तो देखो, जो यूथेरियन वाले होते हैं, तो यानी कि उसमें क्या होते हैं, प्लेसेंटा पाई जाती है। तो जब प्लेसेंटा पाई जाती है मतलब कि ये क्या होंगे, कि बच्चे को जन्म देंगे, मतलब ये विविपेरस होते हैं। तो यूथेरियन जो स्तनधारी होते हैं वह कैसे होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, विविपेरस होते हैं। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। बी अपना इस पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि पीत प्लेग किस प्रक्रिया में बनता है। तो जो यॉक होता है, यॉक प्लेग, वह किस प्रक्रिया में बनता है, गैस्ट्रुलेशन में, न्यूरुलेशन में, या ब्लास्टुला में, या मारुला निर्माण में। तो जो अपना देखो पीत प्लग कैसे बनता है, तो जो होता है पहले क्या बनता है, मारुला, मारुला के बाद ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर होती हैं, तो ब्लास्टोपोर के किसमें, डोर्सल लिप की ओर, यानी कि उसके पृष्ठीय ओर की ओर, यानी पीछे की ओर क्या होता है कि एक अंतःस्तरीय यानी कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, एक पैच उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो वही पैच क्या होते हैं, फिर ये ब्लास्टुला के बाद क्या आती है, गैस्ट्रुलेशन आती है। तो जो पैच होते हैं, तो पैच से क्या हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में ही क्या बन जाते हैं, यॉक प्लग बन जाते हैं, पीत प्लग बन जाते हैं। तो किस में बनते हैं, तो गैस्ट्रुलेशन में, यानी कि ब्लास्टुला के बाद बनते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है, अपीत की, केंद्र पीत की, गोलार्ध पीत की, या मध्य पीत की। तो जो पक्षियों के अंडे होते हैं तो उनको किस नाम से जाने जाते हैं, तो देखो, अभी हमने बताया था कि जो केंद्र पीत की होता है, तो केंद्र पीत की जो सेंट्रोलेसिथल होते हैं वे किनके होते हैं, तो इंसेक्ट के होते हैं। ठीक, तो और इनका क्या होता है कि जो गोलार्ध पीत की होता है, तो गोलार्ध पीत की किसका पाया जाता है, तो गोलार्ध पीत की टीलोलेसिथल पाया जाता है, किसका, पक्षियों का। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। और मीसोलेसिथल तो आप लोग जान ही जा रहे हो कि जो मीसोलेसिथल होता है वह किसका होता है, तो वह होता है किसका, मेढक का होता है, फ्रॉग का होता है, जो टोड्स होते हैं उनके होते हैं। ठीक, और जो लंग फिश होती है उनका होता क्या, मीसोलेसिथल टाइप का एग होता है। और जो गोलार्ध पीत की होता है वह किसका, पक्षियों का। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ गया, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि पक्षियों के अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है। तो जो उनका सबसे भीतरी स्तर होता है वह क्या कहलाएगा, भीतरी पतले श्वेतक, या विटेलिन झिल्ली, या घन श्वेतक, या श्वेत कर रज्जुधारी स्तर। तो देखो, जो यानी कि जो एग होता है पक्षियों का, तो पक्षियों के ऊपर एक कवर पाई जाती है, लेयर होती है, जो क्या करती है, एक ये रक्षा कवर के रूप में, कवच के रूप में कार्य करती है। ठीक, तो उसी के अंदर जो एक लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, भीतरी परत को विलेटिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, विलेटिन झिल्ली बोलते हैं। तो भीतरी स्तर क्या कहलाती है उसकी, विलेटिन
मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मानव में प्रसवन काल होता है लगभग, तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है तो मानव में कितने दिन का होता है? 10 सप्ताह, 28 सप्ताह, या 32 सप्ताह, या 38 सप्ताह? तो कितने दिन होते हैं? तो देखो, सामान्यतः तो माना जाता है कि 266 दिन, लेकिन कभी कभी क्या होता है 10 से 12 दिन भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो इसी को एवरेज 16 दिन एक्स्ट्रा के लिए मान लिया जाता है। ठीक। लेकिन अगर इसको अपन डिवाइड करें किससे? 7 से, तो कितने सप्ताह निकल के आते हैं? तो ये 38 सप्ताह है। ठीक। तो मानव में जो प्रसवन काल होता है वो लगभग कितना होता है? 38 सप्ताह होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि आद्यंत नामक गुहा पाई जाती है, तो जो आद्यंत नामक गुहा होती है वह किस में पाई जाती है? तो देखो, जो आद्यंत नामक गुहा होती है तो क्या होता है, सबसे पहले कि जो गैस्ट्रुलेशन होता है, ठीक, गैस्ट्रुला के फलस्वरूप क्या बनता है? गैस्ट्रुला बना। अब जो गैस्ट्रुला बना, जिसमें क्या होती है, एक आद्यंत नामक गुहा पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है? तो ये गैस्ट्रुला में पाई जाती है। ठीक। और तो जो ये गैस्ट्रो जो आद्यंत नामक गुहा है, कैविटी है, इसी के कारण क्या होते हैं कि जो जंतु होते हैं, यानी कि भ्रूण जो होता है वह एक नए आकार में तथा नए संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो इसी के द्वारा क्या होता है कि जो, यानी कि भ्रूण में जो नए अंग का परिवर्तन, नए अंग के रूप में परिवर्तन होना, नए अंग का निर्माण होना, तो वह किसकी वजह से होता है? तो आद्यंत नामक गुहा की वजह से। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्लेसेंटा की भूमिका प्लेसेंटा की भूमिका होती है तंत्रिका आवेगों को ले जाना, या संग्रहकारी अंग की तरह कार्य करना, या झटकों से भ्रूण को बचाना, या विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो देखो, हमने शुरू में ही बात किया था कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा कैसा होता है? एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक, सदृश संरचना के समान होता है, जो क्या करता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, तो गर्भस्थ शिशु को, यानी कि माँ से भोजन प्रदान करना, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, और जो मल है, जो वेस्ट पदार्थ है, उसको प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर किया जाता है। तो यानी कि जो क्या है, इस पे अपना राइट आंसर जाना चाहिए कि जो विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है, पार्थिनोजेनेसिस, किस में होता है? मेढक में, मनुष्य में, मधुमक्खी में, या खरगोश में? तो किस में होता है? तो ये होता है पार्थिनोजेनेसिस किस में? तो ये होता है किस में? मधुमक्खी में होता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। तो देखो, इसमें क्या होती है कि जो ये मधुमक्खियां होती हैं, ये किस वर्ग से आ गई? कीट वर्ग से आ गई। और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो इनसे हमें शहद प्राप्त होता है। अब समझिए कि जो ये अनिषेक जनन है कैसे, तो देखो, इनके संग में एक क्या होती है? रानी होती है। क्या होती है? एक रानी, और 100 नर होते हैं। 100 नर होते हैं, और बाकी के जो बचे रहते हैं वह कैसे होते हैं? श्रमिक होते हैं। ठीक। तो जो निषेचित, जो मधुमक्खियों में निषेचित अंडे होते हैं, तो निषेचित अंडे जो किससे मिलते हैं? तो जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो किससे मिलते हैं? रानी से मिलते हैं। ठीक। और जो श्रमिक होते हैं, तो श्रमिक क्या करते हैं, यानी कि उनके विकास के लिए क्या करते हैं, यानी कि उनके विकास के लिए यानी कि बाहर से वो लेके आते हैं, क्या, जाते हैं जहाँ पे वो फ्लावर की गंध से गए, और वहां से यानी कि, यानी भोजन की व्यवस्था कौन करता है? तो श्रमिक करते हैं। ठीक।
और अनिषेचित अंडे होते हैं तो अनिषेचित अंडे पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही किसका विकसित होता है? तो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही किसका? नर का विकसित होता है। ठीक। तो जो पार्थिनोजेनेसिस होता है वो किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खियों में। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मानव में पाए जाने वाले अपरा का एक प्रकार है। तो जो मानव में प्लेसेंटा होता है तो वह कौन से प्रकार का होता है? विसरित, वलय, या दली, या बिंबाप? तो देखो, जो प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा क्या है कि यानी कि विलाई के वितरण के आधार पर ये कई प्रकार से होता है। कौन कौन से? तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया नाम, कि विसरित हो गया, वलय हो गया, और दली हो गया, और बिंबाब हो गया। ठीक। तो जो विसरित होता है, विसरित में क्या होता है कि जो एलेंटोकोरियन की पूरी सतह पर, तो जो एलेंटोकोरियन होता है तो उसकी पूरी सतह पर विलाई फैले होते हैं। ठीक। तो ये किस में आता है? विसरित में आता है। और विसरित जो प्लेसेंटा है वह किस किस में पाया जाता है? तो जो सुअर हो गए और घोड़ा। तो सुअर और घोड़ा में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो विसरित टाइप का। और जोनरी, जो वलय है, तो वलय का जो प्लेसेंटा है वह किस किस में पाया जाता है? तो बिल्ली, कुत्ता, और हाथी। तो बिल्ली, कुत्ता और हाथियों में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो वलय का। और अगर बात करें दली की, तो जो दली टाइप का प्लेसेंटा है, यानी कि ये कैसा होता है? एक गुच्छे की जो इसमें विलाई होती है वो कैसे एक गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं? तो ये गाय, बकरी, भेड़, और हिरन। गाय, बकरी, भेड़, हिरन में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है? दली टाइप का। और बात करें बिंभाग की, तो बिंभाग टाइप का जो प्लेसेंटा होता है, ये किस में पाया जाता है? तो चूहा में, चूहा, खरगोश, और चमगादड़। और किस में? मानव में। तो मानव में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो मानव में बिंबाब टाइप का। तो देखो, जो इसमें विलाई होती है तो विलाई किस आकार की होती है? तो इसमें विलाई जो होती है, कभी पूछ लिया कि जो मानव में प्लेसेंटा पाया जा रहा है तो उसमें विलाई किस आकार की होती है? तो जो इसमें विलाई होती है किस टाइप की होती है? तो डिस्क आकार की होती है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लिंग कोशिकाओं का संलग्न कहलाता है रोपण, निषेचन, मैथुन, या फॉन्ट? तो क्या कहलाएगा? तो देखो, क्या होते हैं कि जब नर और मादा, यानी मेल एंड फीमेल जब मिलते हैं तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक। और फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि गैमेट बनते हैं। तो और ये जो अगर बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वो किस में होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं और ओवम मिले और उनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, वे संलग्न होते हैं। तो लिंग कोशिकाओं का संलग्न क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन नलिका में। ठीक। तो जो संलग्न होता है ये कहाँ क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और रोपण क्या है? इम्प्लांटेशन क्या है? कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया फिर जाइगोट बन गए, जाइगोट के बाद क्या होती है कि गैमेट बने। ठीक। तो यानी कि फिर उनमें क्या होता है कि विदलन होने लगता है, क्लीवेज बने। फिर उसके बाद मॉरूला आई, फिर ब्लास्टुला आई। तो ब्लास्टुला फिर क्या होता है कि जो ब्लास्टुला की जो सतह होती है
तो वह वॉल से जाके चिपक जाती है, उसको इम्प्लांटेशन रोपड़ कहते हैं। ठीक, तो ये इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि स्तनधारियों में यॉर्क सैक होता है। तो जो स्तनधारियों में जो यॉर्क सैक होता है वह किस टाइप का होता है? अवशेष संरचना, या पाचक संरचना, या स्रावी संरचना, या उत्सर्जक संरचना। तो जो स्तनधारियों का यॉर्क सैक होता है वह किस टाइप का होता है? तो वह होता है अवशेष संरचना टाइप में, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब क्यों माना जाता है? देखो, क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है कि आरबीसीएस का निर्माण होता है। ठीक, और अन्य जंतुओं में जो यॉर्क सैक का कार्य होता है वह क्या होता है कि पोषण प्रदान करना। ठीक, तो जो स्तनधारियों में यॉर्क सैक होता है वह कैसा होता है? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर टाइप होता है। तो नंबर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम है। तो द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट की सबसे सही प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा? निषेचन, या युग्मनज, या ब्लास्टुला, या मॉरुला, या विदलन, या गैस्टुला। या विदलन, युग्मनज यानी कि क्लीवेज होगा, फिर जाइगोट बनेगा, या फर्टिलाइजेशन होगा, फिर मॉरुला, फिर ब्लास्टुला, या गैस्टुला। या फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद मॉरुला, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। या कि फिर ये ऐसे होगा कि सबसे पहले क्लीवेज, क्लीवेज के बाद फर्टिलाइजेशन, या जाइगोट, या ब्लास्टुला, या मॉरुला, या गैस्टुला। तो देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म और ओवम मिले, स्पर्म और ओवम मिले तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन जब मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है? इनका फ्यूजन होता है। ठीक, यानी संलयन होता है। तो संलयन के बाद क्या बनते हैं? ये जाइगोट बनते हैं। ठीक, फिर जाइगोट के बाद क्या होता है कि जाइगोट में यानी कि उसमें क्या होता है? क्लीवेज बनता है। उसके बाद क्लीवेज बनता है। ठीक, उसके बाद क्या बनता है? क्लीवेज। यानी कि क्या होता है कि जो इसमें मियोसिस डिवीजन होते रहते हैं, तो उसके बाद क्लीवेज बना। ठीक, फिर क्लीवेज के बाद क्या होती है कि मॉरुला स्टेज बन जाती है। मॉरुला, मारुला अवस्था आती है। मारुला के बाद आती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या आती है? गैस्टुला। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हाँ, गिनती लिखो, एक